मंडे टू थर्सडे एक एक्सपर्ट बैच भी होने वाला है, ठीक है। सो एक इंडस्ट्री लीडर है, वो बैच ले रहे हैं ऑनलाइन पाइथन का ही। सो विल यू बी प्रेफरिंग दैट बैच, या फिर जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करना है? रिमेंबर वो बैच मंडे टू थर्सडे होगा। टाइमिंग अभी मेरे पास नहीं आई है उसकी, एंड ऑनलाइन होगा, ठीक है। स्टिल आप यहाँ पे आना, ऑनलाइन ले सकते हो आप, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। मैं यहाँ पे रहूंगा, कुछ भी डाउट है तो वो तो आप मुझसे पूछ ही सकते हो, ठीक है। तो आई वांट योर ओपिनियंस कि कैसे करना है, ताकि मैं आगे भी अपडेट कर सकूँ उसी हिसाब से। तो नहीं, अच्छा, हाँ दो, आपकी तो मर्जी है। कैसे भी चलेगा मुस्कान, कैसे भी चलेगा। अच्छा, वो वाला भी ले लोगे, ठीक है। अगर कार्तिक आते हैं उनसे और पूछते हैं, क्लास के लास्ट में प्रॉपर पूछ लेंगे एक बार। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या किया था? इनपुट वाला पार्ट किया था ना, ठीक है। ठीक है, इनपुट आउटपुट वेरिएबल कर दिए थे। ओके, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, दैट विल बी डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स, ठीक है। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उस डेटा के ऊपर हम क्या कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक जो टाइपिंग डेटा टाइप वाला पार्ट है उसी के अंदर हमारा टाइम निकल जाएगा, तो विल सी हम कितना कवर कर पाते हैं, ठीक है। फिलहाल आप बेसिकली अपना वो वीएस कोड वगैरह खोल रखा होगा अपने आगे। कितना ये, ठीक है। पूछो पूछो। हाँ हाँ, वो एक्चुअली बार बार रन करना पड़ता है। उसका एक मैंने चीज बताई थी कि आपको बार बार लिखना ना पड़े, आप अप एरो दबाओगे, एक बार आपने लिख दिया, उसके बाद जब अगली बार आओगे, अगली बार रन करना है, अप एरो दबाओगे, वो कमांड एज इट इज आ जाती है। अप एरो दबा के बस एंटर कर देना, वो चल जाएगा, ठीक है। आई नो कि थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है, बट इससे ना काफी लो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोडिंग मिलती है आपको, और एक बार आदत पड़ जाएगी फिर इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं लगा करेगा एक पार्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लास्ट में हमने अपना इनपुट वगैरह वाला पार्ट कर लिया था, प्रिंट वाला पार्ट कर लिया था, ठीक है। हमारा जो आज पार्ट है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट डेटा टाइप्स, ठीक है। अब जब हमने वेरिएबल्स की बात करी थी, मैं इनपुट ले रहा था, या फिर उससे पहले भी जब मैंने ये वाला पार्ट भी कराया था, हेलो वर्ल्ड वगैरह वाला, तो उसके अंदर मैं दो अलग अलग तरीके से लिख रहा था चीजों को, एक कोड्स के अंदर, एक बिना कोड्स के। एंड आप नोटिस करोगे जब मैं बिना कोड्स के लिख रहा हूँ, तो दैट इज मोस्टली अ नंबर। तो मैं नंबर को एक बिना कोड्स के लिख रहा हूँ, कुछ भी अगर बाकी लिखना है मैं ज्यादातर कोड्स के अंदर लिख रहा हूँ, है ना। तो दिस आर बेसिकली मैं अलग अलग टाइप ऑफ डेटा, एंड उसका अलग अलग टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। हाँ, अभी मतलब जब प्रॉपरली बात करूंगा तो किसका क्या है बताऊंगा, बट किस पे कोड्स लगेंगे, किस पे नहीं लगेंगे, किसका क्या कैपिटल होगा, क्या स्मॉल होगा, ये सब डिसाइड होता है कि भाई आप किस टाइप ऑफ डेटा के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। अब मेरे पास वैसे तो देखो 8 तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है, 8 तरीके के डिफरेंट डिफरेंट डेटा होते हैं। हम शुरुआत में मैं उसको मतलब चार चार में डिवाइड करता हूँ। चार को मैं बेसिक डेटा टाइप्स बोलता हूँ, ठीक है। फिर बचे हुए चार आते हैं मेरे कलेक्शन डेटा टाइप्स, ठीक है। हम सबसे पहले बेसिक वाले से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उन्हें कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कलेक्शन वाले पे जाएंगे, क्योंकि कलेक्शन वाले थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला चार मेरे पास बेसिक डेटा टाइप है, उनके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है। स्क्रीन, हाँ ठीक है। तो
सबसे पहला जो टाइप आता है मेरे पास दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो जितना भी मैं कोड्स के अंदर लिख रहा हूँ दैट इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, मैं एस टी से लिख लेता हूँ। ठीक है, और दिस इज जस्ट अ वेरिएबल नेम, आप कुछ भी नाम लिखो डजंट मैटर, मैंने एस टी लिखा है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं मान लो 1 2 3 ही लिखा। ठीक है, अब दिस इज अ स्ट्रिंग क्योंकि इसके ऊपर कोड्स लगे हुए हैं। डजंट मैटर उसके अंदर कैरेक्टर्स है, सिंबल्स है, नंबर्स है, मैटर नहीं करता। अगर किसी भी चीज के ऊपर दोनों साइड कोड्स लगे हुए हैं तो दैट इज बेसिकली अ स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज कि स्ट्रिंग के ऊपर आप कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। मान लो जैसे 1 2 3 लिखा है, मैं इसके अंदर 5 ऐड करना चाहूँ, नहीं कर सकता। मैं 5 ऐड करके इसको 1 2 8 नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, नॉट अलाउड। स्ट्रिंग इज मेजरली फॉर डिस्प्लेइंग, कुछ भी चीज मेरे को डिस्प्ले करनी है उसके लिए ज्यादातर मैं स्ट्रिंग्स यूज करता हूँ। ठीक है, अब मेरे को अगर कैलकुलेशन करनी है सो आई हैव टू स्टोर अ नंबर इन इंटीजर फॉर्मेट। ठीक है, तो आई एन आई टी लिख लेता हूँ सिंपल। ठीक है, इंटीजर इज सिंपली मैंने नंबर लिख दिया, दिस इज माई इंटीजर। ठीक है, कोट्स नहीं है, नंबर लिखा हुआ है, दिस बिकम्स माई इंटीजर। इसके ऊपर मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये एक नंबर है। अब सिर्फ जरूरी नहीं है कि 1 2 3 ही इंटीजर की वैल्यू हो। ठीक है, -1 2 3 भी इंटीजर में ही आएगा, जीरो भी इंटीजर में ही आएगा। तो पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव सारे नंबर मेरे इंटीजर्स के अंदर आते हैं। क्लियर है? इंटीजर में कौन से नंबर नहीं आएंगे? इंटीजर में नहीं आएंगे पॉइंट वाले नंबर। ठीक है, 1.8, 7.69, -8.66, जो जितने भी डेसिमल वाले नंबर्स हैं, पॉइंट वाले नंबर हैं, वो मेरे इंटीजर के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, उनके लिए होता है मेरे पास अलग से डेटा टाइप, उस डेटा टाइप का नाम है फ्लोट। ठीक है, तो एफ एल टी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ठीक है, इस बार मैं माइनस में भी बेसिस कर सकता हूँ, और 23.68, मैंने 120 लिख दिया माइनस। ठीक है, दिस इज माई फ्लूट। ठीक है, फ्लूट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर डेसिमल प्लेसेस है बस। ठीक है, कुछ वियर्ड एग्जांपल्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो 1.00 इज ऑल्सो फ्लोट। ठीक है, 1.0 इज फ्लोट, और ये डॉट लगा दिया गलती से मैंने। ठीक है, 1.0 इज फ्लोट, और 0.0 वाली वैल्यूज भी हैं, वो भी फ्लोट होती हैं। ठीक है, क्योंकि वैसे तो अगर आप बोलोगे भाई 0.0 है तो 1 ही हुआ, है ना, बात सही है। बट अगर 0.0 लिखा हुआ है तो डेट इज अ फ्लोट। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ आया वाला पार्ट? ठीक है, एक मेरे पास आता है बुलियन, बीएल लिख लेता हूं उसको। ठीक है, एक मेरे पास आता है बुलियन, इसके अंदर सिर्फ दो ही वैल्यूज होती हैं, दो ही चीजें बुलियन हो सकती हैं, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, व्हेन आई राइट ट्रू लाइक दिस या फिर फॉल्स लाइक दिस। ठीक है, ये होते हैं मेरे बुलियन। डिफरेंस समझ आ रहा है? अगर एक डेटा टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए दे दिया जाए तो कर पाओगे? चारों में डिफरेंस समझ आया? कोई डाउट वगैरह? आपको डाउट लग रहा है? पक्का? सौरभ? ठीक है, पक्का क्लियर है? कौन कौन से चार डेटा टाइप है मेरे पास? स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट एंड बुलियन। ये मेरे बेसिक डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, अब एक और चीज होती है जो शायद मैं सौरभ आपको भी बताना भूल गया था आपके वाले बैच में, बट आपको समझ आ गया होगा इवेंचुअली जब हमने कोड किए थे। मेरे पास एक होता है नन टाइप, है ना, एक होता है मेरे पास नन टाइप। इसको मैं डेटा टाइप नहीं बोलूंगा। ठीक है, इट इज लाइक एम्प्टी स्पेस। ठीक है, खाली है। जैसे एसक्यूएल जब आपने पढ़ा था तो आपने वहां पे नल पढ़ा होता ना, नल पढ़ा था, उसी को पाइथन के टर्म्स में हम नन कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एनटी लिख दूं तो नन। ठीक है, ओनली सिंगल वर्ड होता है। ठीक है, नन का बेसिक मतलब कि भाई कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या मतलब है? कुछ भी नहीं है। क्लियर? ठीक है, ये होते हैं मेरे कुछ बेसिक डेटा टाइप्स, ये चार मेरे डेटा टाइप्स हैं, एंड दिस इज लाइक एब्सेंस ऑफ एनीथिंग। ठीक है, मैं नन को कभी भी डेटा टाइप नहीं बोलूंगा क्योंकि वो डेटा है ही नहीं, दैट इज एब्सेंस ऑफ एनीथिंग, मतलब वहां पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि भाई वहां पे कुछ भी नहीं है। नन इज नॉट अ, यू आर नॉट स्टोरिंग एनीथिंग विद देयर, मतलब ये होता है। ठीक है, अगर जैसे मैंने वेरिएबल्स का एग्जांपल दिया था, एक मैंने बॉक्स वाला एग्जांपल दिया था, याद है कि बॉक्स है उसके ऊपर क्लोज लिखा हुआ है,
क्लास ली थी आपने ऑनलाइन, याद है? हाँ 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 हाँ, बॉक्स वाला एग्जांपल याद है ना? ठीक है। अब अगर मैं वेरिएबल्स मान रहा हूँ, बॉक्स मान रहा हूँ, तो जब भी मैं इन चारों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मतलब उस बॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ है। ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि उसके अंदर नन है, तो मतलब बॉक्स खाली है। समझ आया? पक्का समझ आया? ठीक है। पाइथन में अगर मेरे को एक वेरिएबल खाली छोड़ना है, तो मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ सकता, ये एरर देगा। खाली छोड़ने के लिए मैं उसमें नन लिख देता हूं। क्लियर? क्लियर? ठीक है। अब जब हमने डेटा डेटा टाइप्स की बात करी, तो इसके ऊपर कुछ ऑपरेटर्स भी आते हैं मेरे। ठीक है। इसके ऊपर कुछ ऑपरेटर्स भी आते हैं। ठीक है। अब हाँ, जो ऑपरेटर्स होते हैं मेरे पास चार तरीके के होते हैं। फिर एक एडवांस लेवल ऑफ ऑपरेटर्स भी आते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। बट फिलहाल मेरे पास ऑपरेटर्स जो होते हैं चार तरीके के होते हैं। मैथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, यस ना, श्योर, मैथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है। अब एग्जैक्ट सीक्वेंस में नहीं बता रहा हूँ, इसका सीक्वेंस कुछ नहीं है, कैटेगरी बता रहा हूँ। मैथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ऐसी चीजें जो कि कैलकुलेशन करने में हेल्प करती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रिमाइंडर डिविडेंड पावर, जो भी है, जितने भी कैलकुलेशन वाला पार्ट है, और मैं कुछ भी कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के थ्रू कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। दूसरा, लॉजिकल ऑपरेटर्स सिर्फ तीन होते हैं, एंड, और, नॉट। ठीक है। जिससे मैं लॉजिक बिल्ड करता हूँ। ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये भी तीन होते हैं, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू एंड माइनस इक्वल टू। ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है कि जब मैं किसी चीज की वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, अभी मैं जैसे यहाँ पे इक्वल टू लगाया हर एक में, तो मतलब मैं इस वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर रहा हूँ ना, है ना, मैं कुछ असाइन कर रहा हूँ किसी चीज को, तो दिस इज माई असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। इक्वल टू भी असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू मेरे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद मेरे पास लास्ट आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है। बचपन में पढ़ा था, ग्रेटर देन, लोअर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, है ना, वही असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। मैं चेक कर रहा हूँ कि दो नंबर आपस में एक दूसरे से बड़े, एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, छोटा है, इक्वल है। ठीक है। तो इसमें मेरे पास पांच होते हैं, इक्वल्स टू। ठीक है। अब जब मैं इक्वल्स टू बोल रहा हूँ, तो ये वाला इक्वल टू और वाला इक्वल टू सेम मत समझना, अलग अलग है, नाम बोलते दोनों को इक्वल टू ही है। ठीक है। तो इसमें जो पांच ऑपरेटर्स होते हैं मेरे पास, दैट इज इक्वल्स टू। ठीक है। दूसरा, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड स्मॉलर देन इक्वल टू। ठीक है। पांच होते हैं। इनके एक बार सिंबल्स के बारे में जानेंगे अब। हर एक ऑपरेटर का एक एक सिंबल होता है। ठीक है। मतलब नॉट लाइक कि अर्थमेटिक ऑपरेटर का एक सिंबल है, अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं, हर एक का एक सिंबल होता है। ठीक है। इनके सिंबल्स के बारे में जानेंगे। अब मैं या तो एज इट इज लिख लूं, या फिर मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप लोग नोट कर लेना, मेरे पास क्योंकि लिखे हुए हैं ही इस वाले में होंगे। हाँ जी। अच्छा, नॉट इक्वल टू भी इसी का पार्ट है आपका, कंपैरिजन ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर्स किधर पे है? ठीक है, पहले बात कर लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। आप लोग एक एक को रन करना चाहो, रन कर सकते हो, मैंने सिर्फ लिखा हुआ है बताने के लिए। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव एडिशन, सिंपल, प्लस का सिंबल। ठीक है। सब्ट्रैक्शन, माइनस का सिंबल। डिवीजन, स्लैश का सिंबल। ठीक है। मल्टीप्लीकेशन, स्टार से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है। मैं इन दो नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ, इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, इनको ऐड कर रहा हूँ, इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है। देन आता है मॉडुलस, मॉडुलस परसेंटेज का सिंबल। मॉडुलस का मतलब होता है रिमाइंडर फाइंड कर रहा हूँ मैं। ठीक है। जब मैं 7 डिवाइड बाई 2 करता हूं, ठीक है, तो दैट विल गिव मी 3.5, है ना। जब मैं 7 मॉड्यूलस 2 करता हूं, तो इट विल गिव मी 1, क्योंकि रिमाइंडर कितना बचेगा, अगर मैं बिना पॉइंट के डिवीजन कर रहा हूं 7 और 2 का, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, है ना। 3 2 6, मतलब 2 3 6, एक रिमाइंडर बच गया।
तो दिस विल गिव मी 1। ठीक है, ये होता है फ्लोरिंग। ठीक है, फ्लोरिंग का मतलब है अब मैं डिविडेंड या जो आंसर वाला पार्ट है उसका वो वाला पार्ट ले रहा हूँ। ठीक है, बिना पॉइंट के। तो 2 3 6 हुआ था, 1 रिमाइंडर बचा था। एक्चुअल डिवीजन करूंगा दैट विल बी 3.5, पॉइंट लगा के करूंगा। बट अगर मैं फ्लोर डिवीजन कर रहा हूँ तो वो सिर्फ 3 देगा, रिमाइंडर को इग्नोर कर देगा। ठीक है, मतलब पॉइंट्स में नहीं जाना अगर आपको, तो आप फ्लोर करते हो। ठीक है, देन यू हैव पावर, स्क्वायर, क्यूब। ठीक है, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ कि भाई 3 डबल स्टार 3 लिखा है, इसका मतलब है मैं 3 को 3 से 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं 3 डबल स्टार 4 कर देता तो मैं 3 को 3 से 4 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो 3 स्क्वायर इज 9, क्यूब इज 27। ठीक है, 4 बार अब निकाल लेना, 27 सीधा क्या होता है 81। ठीक है, समझ आया? ये में होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, मैथमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए, मैथमेटिक्स करने के लिए मैथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करता हूं मैं। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद आते हैं मेरे पास मेरे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। मैंने बताया था 3 होते हैं, 3 ही है। ए इक्वल टू 1 का मतलब मैंने ए की वैल्यू 1 असाइन कर दी। बी इक्वल टू 5 का मतलब मैंने बी की वैल्यू 5 असाइन कर दी। ठीक है, ए प्लस इक्वल टू 2 का मतलब जो भी ए की वैल्यू ऑलरेडी थी उसमें मैंने 2 ऐड कर दिया। ठीक है, जो भी ए की वैल्यू ऑलरेडी थी उसमें 2 ऐड कर दिया, तो ए की वैल्यू 1 थी, अब ए की वैल्यू 3 हो गई है इसके बाद। ठीक है, और माइनस इक्वल टू 2 का मतलब जो भी बी की वैल्यू थी उसमें से मैंने 2 माइनस कर दिया। 5 थी, ये इसके बाद बी की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। समझ आया? दीज आर द असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, इसके बाद आते हैं मेरे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, हाँ इसके अंदर एक बार वो उन्होंने बोला था वो भी डाल देते हैं। तो सिंबल ना मेरे वाले एडिटर में बहुत ज्यादा क्लियर होंगे नहीं आप लोगों को, बट आई विल टेल द सिंबल्स। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू। ठीक है, मेरे में जो सिंबल्स दिख रहे हैं ना वो काफी अलग तरीके से दिखते हैं, आपके में काफी अलग तरीके से दिखेंगे जब आप डालोगे तो। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली डबल इक्वल टू लगाया मैंने। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली कि अगर इक्वल है वो कंपेयर करने के लिए चेक होता है। ठीक है, देन नॉट इक्वल टू दैट इज एक्सक्लामेशन मार्क इक्वल टू। ठीक है, जब एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू चेक लगाते हो तो वो आपको बताता है कि भाई ये इक्वल टू नहीं है, अगर ये वाली कंडीशन सही है तब ट्रू देता है। ठीक है, बाकी ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का तो आपको सबको पता ही होगा, है ना? ये दोनों सिंबल्स तो आपके कीबोर्ड पे डायरेक्टली होते हैं। एंड दिस इज, जैसे ग्रेटर देन का सिंबल लगा है इक्वल टू, स्मॉलर देन का सिंबल लगा है इक्वल टू। ठीक है, क्लियर है? समझ आया? जो मेरे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं वो हमेशा ट्रू या फॉल्स में आंसर करते हैं। ठीक है, वो हमेशा ट्रू या फॉल्स में आंसर करेंगे। ठीक है, रिमेंबर दैट। इसमें फर्स्ट वाले में, हाँ ये 2 बार इक्वल टू है, मतलब सिंगल असाइनमेंट के लिए होता है, डबल कंपैरिजन के लिए होता है। ठीक है, याद रखना जब भी आप कुछ कंपेयर कर रहे हो आपको देखना है कि भाई ए और बी की वैल्यू बराबर है या नहीं है, आप डबल इक्वल टू लगाते हो। अगर आप ए इक्वल टू बी लगा रहे हो तो उसका मतलब है कि आप ए की वैल्यू जो भी बी की वैल्यू वो कर रहे हो। ठीक है, मतलब बी इक्वल टू 5 लिखा आपने और फिर दिया ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो ए की वैल्यू 5 हो जाएगी। समझ आया? समझ आया कंसेप्ट, है ना? ठीक है, these are my कंपैरिजन ऑपरेटर्स। उसके बाद आते हैं मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, इस वाले पार्ट को भी नहीं छोड़ेंगे, फिर हम थोड़ी देर में आएंगे। ठीक है, 3 मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नॉट। ठीक है, अब ए इक्वल टू बी एंड ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब कि अगर ये कंडीशन भी ठीक है और ये कंडीशन भी ठीक है तभी एंड मेरा ट्रू देगा। ठीक है, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होने पे ट्रू देगा, अगर एक भी फॉल्स आ गया तो फॉल्स देगा। ठीक है, और में ये चीज उल्टी हो जाती है। ठीक है, दोनों पे ट्रू होने पे ट्रू देगा, एक ट्रू होगा तब भी ट्रू देगा, दोनों फॉल्स होने पे फॉल्स देगा। ठीक है, जब दोनों फॉल्स होंगे और के केस में तभी फॉल्स देगा, वरना वो ट्रू देगा। ठीक है, एंड के केस में जब कोई भी एक फॉल्स हो जाएगा वो तभी फॉल्स दे देगा। समझ आ रहा है? कंसेप्ट समझ आ रहा है? एंड नॉट का मतलब बस उल्टा कर देना होता है। ठीक है, कि अगर मान लो ए की वैल्यू 5 थी, बी की वैल्यू 5 थी, तो क्या ए और बी इक्वल है? और दोनों की वैल्यू 5 है तो ए और बी इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। बट इसके आगे नॉट लगा हुआ है तो ये स्टेटमेंट मतलब आंसर में फॉल्स मिलेगा उसको।
समझ आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, इसको ना एक बार करके देख लो। और रिमेंबर, जब आप इसको रन करोगे ना, तो जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई है ना, इन नंबर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि ए और बी मैंने ऊपर बस यहीं पे डिफाइन कर रखा है, बाकी कहीं पे डिफाइन नहीं है। तो लॉजिकल या कंपैरिजन ऑपरेटर रन करने के लिए ये वाला कोड अनकमेंटेड होना चाहिए। ये इंडिपेंडेंट वाला कोड है। ठीक है, ये वाला पार्ट एक बार लिख लो। और ये लिख लिया आपने? हाँ, ये और लिख लो। ठीक है, और पार्ट आप नोट कर लो ये सारे, आपने तो लिख रखे हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट एक बार नोट कर लो आप लोग। ये मेरे ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, और जो अभी मैंने ऑपरेटर्स बताया आपको सारे, है ना, पाइथन के ऑपरेटर्स हैं जो पाइथन के अंदर हम यूज करते हैं। ठीक है, सॉरी, अभी ना हर एक डेटा टाइप के, स्ट्रिंग के, नंबर्स के, सबके अपने अपने अलग अलग ऑपरेटर्स भी होते हैं। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे, मतलब नंबर्स वगैरह के तो नहीं होते, स्ट्रिंग वगैरह के होते हैं। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या मेरे पास ऑपरेटर्स होते हैं। एंड ये पूरा कोड ना रनेबल है, तो आप रन करके आराम से देख सकते हो। ठीक है, मैं अगर आपको रन करके दिखाऊंगा अभी, तो हाँ, रन करके दिखाई देता हूँ आपको एक बार। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मेरे पास ये सारे आ गए कि एडिशन हो गई, ये हुआ, सब्ट्रैक्शन हो गई, ये हो गया, डिवीजन कर दिया उसने, पॉइंट में आंसर आया है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, मॉड्यूलस रिमाइंडर दिया, फ्लोर उसने सिर्फ आंसर दिया बिना पॉइंट में जाए, पावर 81 क्योंकि 3 to the power 4 किया था हमने। ठीक है, उसके बाद ट्रू आ रहा है, तो उसके बाद क्या था मेरी पहली कंडीशन, ये सब असाइन हो गए, इसका कुछ आउटपुट नहीं होता, ये बस नंबर असाइन हो गए। ठीक है, पहली कंडीशन थी ए इक्वल टू बी, तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 5 है, बट ए में 2 प्लस हो गया, बी में से 2 माइनस हो गया, ए की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यू 3 हो गई, तो दोनों इक्वल हो गए, है ना, तो इसने ट्रू बोला। ठीक है, ए इस पॉइंट पे ए इक्वल टू बी है, ए नॉट इक्वल टू बी फॉल्स, कि भाई नॉट इक्वल नहीं है। ठीक है, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन दोनों के लिए फॉल्स आएगा। ठीक है, अब ग्रेटर देन इक्वल टू बी और स्मॉलर देन इक्वल टू बी में दोनों में ट्रू आएगा, क्यों, वहां पे इक्वल टू वाला कंसेप्ट भी इंक्लूड होता है। ठीक है, अब मैंने प्रिंट, वहां पे आ गया, लास्ट के 3 पे है ना, लास्ट के 3 ये रहे। ठीक है, ए इक्वल टू बी एंड ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए इक्वल टू बी ट्रू है, ए इज ग्रेटर देन बी फॉल्स है, तो जब मैंने क्या बताया कि एक भी फॉल्स आ गया तो आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, अब ए इक्वल टू बी और ए इज ग्रेटर देन बी, इसमें मैंने बताया कि दोनों फॉल्स होने चाहिए तभी फॉल्स होएगा, वरना ट्रू रहेगा, तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो आंसर ट्रू आ रहा है। एक भी ट्रू होता है तो ट्रू दे देता है वो। ठीक है, और नॉट इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी एक्चुअली सही है, एक्चुअली ट्रू स्टेटमेंट है, बट नॉट लगा हुआ है तो फॉल्स हो जाती है। क्लियर है? ठीक है, इसको आप रन वगैरह करके आराम से देख सकते हो, आपको को डेकोरेट करना है, कुछ भी करना है वो भी आप कर सकते हो, नोट कर लो अब आराम से। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर, बस। ओके, जो क्लास ऑनलाइन वाली बात कर रहा था ना मैं, उसके लिए मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक पोल डाल दूंगा, ठीक है, यस और नो का, जो भी आपकी चॉइस हो, यू कैन चूज दैट। ठीक है, क्या टाइमिंग सेम होगी जहां तक है, पॉइंट इज दैट, करेंगे पॉइंट। और द पॉइंट इज कि अगर आधे बच्चे उधर चले जाएंगे तो फिर बाकियों के लिए भी मैं उधर ही पुश करने की ट्राई करूंगा ना, तो इट्स, क्या तो सारे जा रहे हो या फिर सारे यहीं पे रुक रहे हो, इसलिए वोटिंग कर रहा हूँ, जो ज्यादा रहेगा वो वाला मान लेंगे, है ना। इस वोटिंग में आपको वोट करने का ऑप्शन नहीं है।
क्या ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास? ग्रुप से निकाल दूंगा, तुम्हारा वोट माना नहीं जाएगा, इस बैच का पार्ट नहीं हो ना। अच्छा, छोड़ ही दिया। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुम्हें कौन से बताए थे ना मैंने कि तुम इस बैच में आ गए हो, तो ऐसा नहीं है कि इसमें बातें खत्म करके वहां पे तुम आगे के लिए ज्वाइन कर लोगे वापस। आगे वाला पार्ट भी तुम्हें इसी बैच में करना पड़ेगा फिर, पता है ना, क्योंकि वो इस वाले बैच से पहले आगे निकल जाएंगे वो, क्योंकि उसमें उनमें पाइथन काफी आगे चल रहा है। उस वाले बैच की कोई इशू नहीं है। वैसे देखो, मेरे को तुम्हारे बाद में उस बैच को ज्वाइन करने से कोई इशू नहीं है। पॉइंट इस तुम्हें समझ आना चाहिए, तुम बीच में से स्किप वगैरह ना हो जाए तुम्हारा कुछ बैच स्विच करने के चक्कर में। और जब नीचे करना बता देना, ठीक है। विपिन वाला बैच भी 2 क्लास बाद मशीन लर्निंग पे आ जाएगा। 2 क्लास बची होंगी स्पेशल की। डीप लर्निंग तो मशीन लर्निंग के बाद आता है। हाँ, अभी उनका डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट्स हुआ है और इन्फ्रेंशियल स्टार्ट्स चल रहा है, मतलब 2 क्लासेस बची हैं इन्फ्रेंशियल स्टार्ट्स की। मशीन लर्निंग है, फिर डीप लर्निंग है, फिर एआई वाला पार्ट है। खत्म। आज तक मुश्किल है, अप्रैल तक। मशीन लर्निंग इन्फ्रेंशियल स्टार्ट्स और डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट्स छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, दोनों खत्म करने में हमें फेब का पूरा महीना लगा लो। हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था। क्या, कल आएंगे 3 से 5, मैं आना, तुम भी आ जाना साथ में। क्या करने आना पड़ेगा? तो ठीक है। और सब लोग यहीं पे हो ना? कोई ऐसे तो नहीं ऊपर छूट गया? ठीक है। क्यों आना पड़ेगा, क्यों जरूरी है, क्या करना है? अच्छा, ये जरूरी हो गया। क्या? कोई इशू नहीं है। और टॉपिक देख के आना कौन कौन से छुटे हुए हैं, पता है ना, बस ठीक है, बता देना। और आप लोग ये नोट करो। वो 8 के ऊपर शिफ्ट के साथ दबाओगे ना, 8 को, 8 के ऊपर स्टार बना हुआ है, वो वाला सिंपल है।
हो गया। हाँ जी। हाँ, वो मैं बताया ना कि मेरा कोड एडिटर थोड़ा सा अलग है। वो मत देखो अभी, तो ऐसे तुम जब इस पे आओगे तो ऐसे तुम्हारे में बनेंगे ही नहीं। हाँ, ऊपर सिंबल मतलब एज इट इज सेम मैच नहीं होंगे। ठीक है। और मैं वैसे तो आप लोगों को भी ये वाला एडिट करवा देता हूँ, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एडिटर है ये, तो इस वजह से नहीं करवाता हूँ। नीचे कर ले, तो थोड़ा सा कर ले। कौन सी लाइन पे हो? मॉडल्स पे हो? ऊपर आ गए। आ, क्या किया जाए? थोड़ा सा वेट कर लो एक बार। अच्छा हाँ, तुम फोटो ले लो, दैट आल्सो वर्क्स। जी। हाँ हाँ। और आपने क्लोज कर दिया और देखने के लिए दोबारा टर्मिनल का खोलोगे ना शॉर्टकट की से, तो साइड में देखोगे। हाँ हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि दोबारा टर्मिनल खोलोगे ना, एक नया टर्मिनल खुलता है ना। अगर राइट हैंड साइड पे देखोगे तो लिस्ट ऑफ टर्मिनल है जो तुम्हारे बैकग्राउंड में चल रहे हैं। तो वहां से तुम पीछे वाले बैकग्राउंड वाले बंद भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है। और अगर तुम्हें देखना है उस पर क्या चल रहा है तो उस पर क्लिक करोगे, वो वाला टर्मिनल भी आ जाएगा बैकग्राउंड से निकल के। ठीक है, दोबारा टर्मिनल ही खोलना है तुम्हें। जैसे देखो, मैंने ये टर्मिनल खोला ना, मेरे में तो चलो यहाँ मेरे में लिस्ट ऊपर आती है, आपके में इस साइड यहाँ पे आएगी। ठीक है। करो नीचे। यही है। ठीक है। बोर हो गया सर तुम्हें? बोर हो गया?
किया? किनको प्लस करना है? हाँ, वो मैंने बताया ना, ये सिंबल सिर्फ मेरे में ऐसे दिखते हैं, वो वैसे ही रहता है, बस एक के बाद एक लगाना होता है। ठीक है ना? ठीक है, कर लिए? कौन से पहुंच गए? नहीं, ये आप लोग वीएस कोड यूज कर रहे हो ना? मेरा एक कोड एडिटर ही दूसरा है। वही तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि मैं आप लोगों को भी ये वाला एडिटर डलवा देता, बट सबसे बड़ी दिक्कत कि एक तो ये विंडोज पे नहीं है। ठीक है, दूसरा ये वाला एडिटर थोड़ा सा यूज करना मुश्किल है, क्योंकि वीएस कोड ना आपको काफी ज्यादा चीजें दिखाता है सामने सामने। ये वाली चीजें इसमें सारी शॉर्टकट कीज एंड कमांड्स के थ्रू चीजें होती है मैक्सिमम, तो वो दिखाता नहीं है बहुत सारी चीजें आपको। एक्सटेंशन वगैरह सब कुछ वगैरह बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इस वजह से रिकमेंड नहीं किया मैंने आपको। डेफिनेटली दिखने में ज्यादा अच्छा लगता है ये, बट एक बार आप कोडिंग सीख जाओ, इस पे शिफ्ट हो जाना फिर। टाइपिंग करने के लिए दोनों हाथ का यूज क्यों नहीं करते हो? अच्छा, डन, आगे बढ़ सकते हैं। ओके जी, लिख लिया सर? लास्ट रहता है, लिख लो लिख लो। ये वाले पार्ट पे अभी मत आना, ठीक है? इस वाले पार्ट को अभी मैंने एक्सप्लेन किया नहीं है। ठीक है, मतलब लिखना चाहो लिख लो, बट ये सिर्फ कमेंट वाला पार्ट ही है, तो नॉट द एक्चुअल कोड। के नीचे वाला डेफिनेटली है, तो नहीं है। लास्ट एक टॉपिक बचा है, उसके बारे में चले, उस पे चले, है ना? ओके जी, लास्ट एक टॉपिक बचा है, उस पे चले। क्या? किसके लिए? जो ये कट करने वाला है? ये एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू नीचे कहाँ पे ये? ग्रेटर देन इक्वल टू? मैंने बताया ना कि आपके सिंबल्स कंबाइन नहीं होंगे। क्लियर है? ठीक है, हाँ। तो अब इसमें जब हमने ऑपरेटर्स पढ़े, तो इसमें कंसेप्ट आता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस का। ठीक है, कि भाई कौन सा ऑपरेटर पहले रन होगा, कौन सा ऑपरेटर बाद में रन होगा, कौन सा ऑपरेटर क्या, मतलब किस सीक्वेंस में रन होंगे ऑपरेटर्स। ठीक है, सो अब बेसिकली अगर मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की सबसे पहले बात करूं, ठीक है, तो उस पर सीधा सीधा आपका बोर्ड मास का रूल लगता है। बोर्ड मास रूल पता है? ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका जो प्लस माइनस वाली जितनी भी चीजें हैं उसके हिसाब से होंगी। ठीक है, अब जो पावर है दैट इज कंसिडर्ड मल्टीप्लीकेशन ओनली। ठीक है, जो आपका मॉड्यूलस है, फ्लोर है और डिवीजन है, वो सब डिवीजन का ही पार्ट होता है। ठीक है, और जो आपका और कौन सा सिंबल बच गया जो कि इसके अंदर कवर नहीं होता, बाकी तो एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है, वो तो पता ही है आपको। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स में प्रेसिडेंस का कुछ मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, वो बेसिकली आपने एक की वैल्यू वन कर दी, एक की वैल्यू वन हो गई, फिर अगली बार में एक की वैल्यू टू कर दोगे, एक की वैल्यू टू जाएगी। उसमें प्रेसिडेंस का कुछ रोल नहीं है। ठीक है, उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स आता है। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स में सबसे पहले आपका लोअर देन और ग्रेटर देन वाले पार्ट्स रन होते हैं, इक्वल टू बाद में रन होता है। ठीक है, ठीक है, लास्टली आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में सबसे पहले आपका नोट रन होता है, फिर और रन होता है, फिर एंड रन होता है। ठीक है, समझ आया? सिंपल, सिंपल है ना? अच्छा, चलो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मेरे पास ना ये है। इसका आंसर क्या आएगा जब मैं इसको प्रिंट करूंगा? ये चीज मेरे को क्या प्रिंट करके देगी? इस लाइन का सिंबल तो समझ आ रहे हैं ना? इज इक्वल टू भी प्रिंट होगा।
आंसर ट्रू या फॉल्स में से कुछ आएगा? फॉल्स आएगा, ठीक है, देखते हैं, बाकी बताओ, सोच लो एक बार सारे, उसको देखते हैं कितने फॉल्स बोलते हैं। ट्रू होगा। कोई बात, डिसाइड कर लो आराम से, फिर बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। उसके ऊपर ही लिखा हुआ है। नहीं नहीं, नॉट सबसे पहले होगा। अच्छा, ये सिंबल मैंने उल्टे लगा रखे हैं, वो नॉट सबसे पहले होगा और फिर एंड। रिमेंबर कि बोर्ड मास रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है। अगर मान लो आपका एंड ब्रैकेट के अंदर है और नॉट ब्रैकेट के बाहर है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला एंड सॉल्व होगा, ब्रैकेट से पहले सॉल्व होते हैं। बोर्ड मास रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। मान लो आपके पास दो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, एक के अंदर एंड लिखा हुआ है, एक के अंदर और लिखा हुआ है, ठीक है, बीच में एक एंड है, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट्स खुलेंगे, उसके बाद आपका प्रेसिडेंस का कंसेप्ट आएगा। सबसे पहले ब्रैकेट खुलते हैं किसी भी ऑपरेटर टाइप में, जो है ब्रैकेट्स को ओपन किया जाता है। जब ब्रैकेट्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद ही ऑपरेटर प्रेसिडेंस पे हम यूज करना स्टार्ट भी करते हैं। टाइम हो रहा है, बताओ। कर लो आप, इतने मैं इनको कमेंट आउट कर लेता हूँ। एक बार एक काम करो, अपने पास लिख लो इसको, एक लाइन है, लिख लो अपने सिस्टम्स में से, ठीक है। हाँ मैंने हटा दिया, अभी दिखा रहा हूँ, जाओ। रन करने से पहले सारा कमेंट आउट करना पड़ेगा ना। अरे ये वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। जैसे इतने तुम लिख रहे हो, सॉल्व भी करा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट्स खुलेंगे, ठीक है। अब मेरा जो सबसे इनर ब्रैकेट है कौन सा है? ये वाला, है ना। ये a इज स्मॉलर देन b से लेके b इज ग्रेटर देन a से, ठीक है। अब इसके अंदर एक एंड है, दो मेरे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। सो एंड से पहले मेरे कंपैरिजन ऑपरेटर सॉल्व होंगे, और मैं ऑपरेटर टाइप में भी बात करूं तो एंड से पहले होते हैं मेरे कंपैरिजन ऑपरेटर सॉल्व, ठीक है। अब ऊपर से मेरे को याद है कि a और b की वैल्यू सेम है, ऊपर से मेरे को याद है कि a और b की वैल्यू सेम है, क्योंकि 1 और 5 ली थी मैंने, 1 में 2 ऐड हो गया था, 5 में 2 माइनस हो गया था, याद है। ये रहा, 1 है, 5 है, बी में 2 ऐड हो गया, और सॉरी ए में 2 ऐड हो गया, बी में से 2 माइनस हो गया है। सो इन दी एंड वैल्यूज दोनों की 3 बच रही है, 1 प्लस 2 भी 3 है और 5 माइनस 2 भी 3 है, तो दोनों इक्वल है। तो दिस इज फॉल्स एंड दिस इज फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। अब ये फॉल्स हो गया, और ए इक्वल टू बी, ट्रू। फॉल्स और ट्रू में क्या आएगा? ट्रू, ठीक है। लास्ट में आगे क्या लगा हुआ है? नॉट, फॉल्स आंसर आएगा, ठीक है। रन कर लेते हैं। क्या? वो एंड और बताया था, लॉजिकल ऑपरेटर ये तो है। एंड और भी नहीं बताया कि एंड के केस में अगर एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो जाएगा, और के केस में एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू हो जाएगा। याद है, अभी तो अभी बताया इसी क्लास में। क्या? हाँ अभी तो बताया इसी क्लास में, सेम कुछ टाइम पहले जब मैं यहाँ पे था, इसके ऊपर ही था यहाँ पे। तो मैंने दोबारा बता देता हूँ भाई, जब लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं दो कंडीशन को मैच करने के लिए, मतलब दो कंडीशंस को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। एंड के केस में क्या होता है कि दो कंडीशंस हैं, दोनों अपना ट्रू या फॉल्स देंगी। एंड के केस में क्या होता है कि भाई अगर एक भी कंडीशन ने फॉल्स दे दिया तो आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। ट्रू आने के लिए दोनों ट्रू होनी चाहिए। और के केस में क्या होता है, एक भी कंडीशन ने ट्रू दे दिया तो आंसर ट्रू आएगा, फॉल्स आने के लिए दोनों फॉल्स होनी चाहिए। एंड से उल्टा होता है, नॉट का सिंपल सा काम है, वो आंसर को उल्टा कर देता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे और था ना, अब ये मेरा पूरा फॉल्स एंड फॉल्स था, दोनों ही फॉल्स है तो फॉल्स ही आंसर आएगा, ट्रू होने के लिए दोनों ट्रू होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे फॉल्स आंसर आया, और ए इक्वल टू बी, ये तो ट्रू ही है। अब ट्रू सॉरी फॉल्स और ट्रू है, और में एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू आंसर आता है, इस पूरे ब्रैकेट का आंसर ट्रू हो गया, और नॉट लगा हुआ है इसके आगे,
नॉट उसको उल्टा कर देगा, फॉल्स हो गया। नॉट फॉल्स ट्रू होता है, नॉट ट्रू फॉल्स होता है। ठीक है, क्लियर, समझ आया? ठीक है, अब मैं तुम्हें बोल दूं लिखना है ये, तो लिखना पड़ेगा ना, समझ रहे हो? मैं तुम्हें बोल दूं कि भाई क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें चेक करना है कि एज 18 से बड़ी होनी चाहिए, ब्लड ग्रुप ये होना चाहिए, और अगर ये नहीं है तो ये होना चाहिए, और दोनों नहीं है तो ये होना चाहिए, है ना? समझ रहे हो? तो दो करूंगा ना, करिए पॉइंट। तो इसलिए इस मेरा गोल ये नहीं है कि कोड को पढ़ के आंसर क्या आएगा वो सिखाना, मेरा गोल ये है कि कोड कैसे लिखना है। ठीक है ना, क्लियर है? अभी हम 2 क्लास और लेंगे आपका, एक सॉलिड सा पाइथन का बेस बनाने के लिए, उसके बाद फिर हर क्लास के बाद आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा। ठीक है, हाँ रिकॉर्ड हुई है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही है। और लिख लियो अभी? अच्छा लिख लो लिख लो। हम्म, हाँ मैंने बोला कि स्टार्ट नहीं करना, इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि मत करो, मेरे को सिर्फ सिखाना है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जब आप कंपनी में कोड लिख रहे हो, इट इज नॉट अ गुड वे टू स्टार्ट अ फाइल नेम विद अ नंबर। ठीक है, क्योंकि वैसे पाइथन को फर्क नहीं पड़ता उससे, फर्क सिक्योरिटी के टाइम पे पड़ता है। ऐसी फाइल जो कि एक नंबर से स्टार्ट होती है आर मोर इजियर टू फाइंड एंड, सिक्योरिटी वाले में बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है वो। ठीक है, अब मेरे सिस्टम पे मैं अभी बंद करके रख दूंगा, कोई अटैक नहीं कर रहा मेरे सिस्टम, लैपटॉप बंद रहेगा कल तक, तब तक तुम्हें पढ़ाऊंगा नहीं दोबारा, तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। बट व्हेन यू आर इन कंपनी, आप वहां पे सर्वर्स पे कोड लिख रहे होते हो, ठीक है, एंड वहां पे आपको सिक्योरिटी का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्लास इज ट्यूसडे। मतलब हाँ वो ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, डिपेंड्स ऑन मैक्सिमम वोट्स, वैसे तो मेरे को लग नहीं रहा कि उसमें कोई जाना चाह रहा है। क्या? हाँ तुम्हारी वाली वो 1 बजे वाला वैसे नॉर्मली चल रहा है अभी, 12 बजे वाला वैसे भी। ठीक है, थैंक यू गाइस।